एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 दैट इज़ कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग क्या आज हम इसमें मीनिंग, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कि कंट्रोलिंग का एक मीनिंग, जो एक नॉर्मल मीनिंग हम इसे इस वर्ड को देखकर समझ सकते हैं, वो क्या होता है? टू कंट्रोल अ पर्सन, टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन, टू कंट्रोल सम एक्टिविटीज। ठीक है, तो किसी भी चीज को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग, राइट। लेकिन बिजनेस में हम सारी चीजें एक प्रॉपर प्रोसेस में, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में करते हैं, राइट। तो कंट्रोलिंग भी हम बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में करेंगे, इसका भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आप कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें इसके लिए सेट हैं पहले से कि इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो कंट्रोलिंग क्या है बेटा? कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। सबसे सिंपल मीनिंग यहाँ सबसे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है। मैनेजमेंट के अभी तक आपने जितने फंक्शन पढ़े, ये लास्ट फंक्शन है। सबसे पहले आपने प्लानिंग डिस्कस किया था, प्लानिंग के बाद आप क्या करते हैं? आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग ये लास्ट पार्ट है इसका। तो ये क्या है? एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें आप क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स का क्या होता है यहाँ पर कि आपको कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पेन बनाना है, तो आपने पहले ही उसके स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए कि इस जो भी पेन है इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा, कौन से कलर की इंक यूज होगी या किस क्वालिटी की इंक इसमें यूज की जाएगी, किस तरह की ग्रिप इसके ऊपर चढ़ाई जाएगी, क्या कलर होगा, क्या इसके ऊपर टैग लगेगा। सारी चीजें आपने पहले से ही फिक्स कर दी कि आपने एम्प्लॉयज को, जो भी आपके वर्कर्स है, आपने उन्हें बता दिया कि इसी चीज के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। ये जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं कि अगर इंक इतने ही ml फिल होनी है तो उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, या जो भी कलर है इस पेन की इंक का, वो इतना ही डार्क होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि आपको बिल्कुल ऐसा ही पेन बनाना है। ठीक है, आपको 1000 पीस बनाने हैं तो भी आपको बिल्कुल इसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि ये आपको देखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करनी है। फिर आपने सबसे पहले उसमें स्टैंडर्ड डिसाइड किए, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आपने क्या किया, आपने स्टैंडर्ड्स तो डिसाइड कर लिया, अब आपने क्या करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। भाई एम्प्लॉयज ने एक एग्जांपल देख तो लिया, एक पेन देख तो लिया जिसकी वजह से उन्हें पेन बनाना था, लेकिन अब वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस तरह से वो बना रहे हैं। ठीक है, तो उसे आप चेक करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए एम्प्लॉयज उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो आप वहां पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। देखो अगर वो बिल्कुल सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ठीक, अगर वो नहीं बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा? करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। कि भाई करेक्टिव एक्शंस यानी आपको देखना होगा पहले तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, और उसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया? सेट किए स्टैंडर्ड्स, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने डिसाइड की, मतलब मेजर की कि किस तरह से वर्क हो रहा है। उसके बाद आपको अगर लगता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा वीक चल रहा है तो आप उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे, राइट। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। ये टैग लाइन है, इससे रिलेटेड 1 मार्क में क्वेश्चन आपके पास आता है कि किस मैनेजमेंट के फंक्शन में परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ या प्लान परफॉर्मेंस के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क में। ठीक है, तो कंट्रोलिंग अभी आपको पता लगा कि इसमें हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और फिर उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यही यहाँ लिखा है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। प्लान जो आपने पहले से प्लान कर रखी थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपके वर्कर्स ने परफॉर्म किया। अब डिस्कस करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की ऑर्गेनाइजेशन में। सो फर्स्ट पॉइंट है, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में। तो देखो जितने भी आपके मैनेजमेंट के फंक्शन है उनका मेन मोटो क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कराएंगे, राइट। तो इसका भी मेन मोटिव तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कराएगा। किस तरह से अचीव कराता है? इट इंडिकेट डेविएशंस इफ एनी टू टेक करेक्टिव एक्शंस। डेविएशंस का यहाँ क्या मीनिंग है? डेविएशन मीन्स डिफरेंस, यानी आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई उसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, ये उस डिफरेंस को इंडिकेट करता है, ये उस डिफरेंस का रीजन बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्यों गिरी।
फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि एक मंथ में हम 10 लाख की सेल करेंगे, लेकिन आपके जो भी टारगेट से वो अचीव नहीं हुए और 8 लाख की सेल हुई। आपने डिसाइड किया था 10 लाख, लेकिन कितने की सेल हुई? 8 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो स्टैंडर्ड्स थे वो फेल हो गए, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर पाई और 2 लाख का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंट्रोलिंग आपको बताता है कि आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। ठीक है, इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये 2 लाख की क्यों डिफरेंस आया, क्यों हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए, ये उस रीज़न को भी फाइंड करेगा। ये उस रीज़न को भी फाइंड करेगा और उसके बाद उस रीज़न को ठीक कर कर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे सो दैट नेक्स्ट टाइम हम अपने टारगेट्स को फुली अचीव कर सकें। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कंट्रोलिंग क्या करता है, जो भी आपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं उनकी एक्यूरेसी को जज करता है, यानी जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं वो सही है भी या नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डिसाइड कर लें जो बियॉन्ड द लिमिट चले जाएं, जिन्हें अचीव करना पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो ये उनकी एक्यूरेसी को जज करता है। और इसे आप कैसे समझ सकते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट इस ईयर अर्न कर सकती है, इसे समझने के लिए या इसका एक अंदाज़ा लगाने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को समझना होगा कि भाई मेरे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, या जो भी मटेरियल चल रहा है, मतलब रॉ मटेरियल आ रहा है, या फिर मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है, या फिर मार्केट की कंडीशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि सही स्टैंडर्ड क्या होंगे। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि जो भी आप स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, ठीक है, अचीवेबल हो, एक्यूरेट हो। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कंट्रोलिंग की मदद से जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनका एफिशिएंट यूज़ कर पाते हैं, उन्हें फुल्ली यूज़ कर पाते हैं। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर वेस्टेज भी बहुत कम होती है। देखो, जब आपने सब चीज़ पहले ही डिसाइड कर ली कि भाई इतना ही मटेरियल लगाना है एक प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो वहाँ पर वेस्टेज तो होगी ही नहीं। राइट। तो यहाँ पर आपने जब सारे स्टैंडर्ड्स पहले ही डिसाइड कर लिए तो आप रिसोर्सेज को फुली तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी वेस्टेज के एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको मोटिवेट कर पाते हैं कंट्रोलिंग की मदद से। ठीक है, देखो, an efficient control system ensures that employees know well in advance what they are expected to do and also the standard of performance। यानी एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपको पहले, जो एम्प्लॉयज़ को पहले ही ये बताता है कि भाई आपके ये टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं। ठीक है, अगर आप इन टारगेट्स को अचीव करोगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर एक एम्प्लॉय को पता है कि अगर मैंने 10 लाख का टारगेट पूरा कर दिया तो कहीं ना कहीं ये मेरे बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो उनके लिए, उनके पास एक प्री डिफाइंड टारगेट है जो उन्हें अचीव करना है। ठीक है, इट दस मोटिवेट्स एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। अब जब उन्हें पता है कि 10 लाख अचीव करना है तो वो पूरी मेहनत लगाएंगे कि इस 10 लाख को अचीव करें या उससे बेटर परफॉर्मेंस दें। ठीक है, यानी इस केस में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो बिलो द लेवल नहीं जा सकती। अगर आपने पहले से कुछ डिसाइड ही नहीं किया है तो सेल या तो 6 लाख हो सकती है, 7 लाख हो सकती है, 11 लाख भी हो सकती है, मतलब आपके टारगेट से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, ये उस केस में होगा जब आपने उन्हें कोई स्टैंडर्ड डिसाइड ही नहीं करके दिए। लेकिन जहां आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, आपने डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई 10 लाख की सेल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाती है तो और अच्छी बात है, तो इस केस में जो भी एम्प्लॉय है वो कोशिश करेगा, अपना पूरा बेस्ट देगा कि वो 10 लाख तक की सेल ले जाए, उससे कम ना लेके जाए। राइट। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं इस केस में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो, अगर कंट्रोल हो रहा है, यानी जो भी आपका सुपरवाइजर है वो आपको रेगुलर चेक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे रहा है कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलें, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करा सकता है। एक ऑर्डर बना रहता है कि हाँ, सब सीक्वेंस में अपना वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ वर्क कर रहे हैं। राइट, क्योंकि वहाँ पर आप किसी ना किसी की निगरानी में है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर लगातार ध्यान दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी मेंटेन कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन रहता है सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में। देखो, हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसे क्या वर्क करना है। मैंने एक पेन का ही एग्जांपल दिया था, तो एक पूरा पेन एक पर्सन तो नहीं बनाएगा, कोई पर्सन उसकी कैप बनाएगा, या कोई उसका रिफिल तैयार करेगा, कोई उसकी बॉडी तैयार करेगा, कोई उसकी ग्रिप तैयार करेगा।
सबको अपना अपना काम पता है, सबको अपने अपने स्टैंडर्ड्स भी पता है कि इसी तरह का मुझे प्रोजेक्ट जो भी प्रोडक्ट है वो तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन बन जाती है, सबको अपने स्टैंडर्ड्स पता है, तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छा सही कोऑर्डिनेशन के साथ तैयार कर पाते हैं, राइट। तो ये थी इम्पोर्टेंस कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से कंट्रोलिंग की जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आ सकती है, राइट। बट हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड डिसाइड करने में। देखो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का स्टैंडर्ड डिसाइड ही ना कर पाएँ तो आप उसे कैसे मेज़र करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उस चीज़ में परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था कि सेल 10 लाख होनी चाहिए, इतना मैंने टारगेट लिया, ठीक है, या इस ईयर हम प्रॉफिट 20% अर्न करेंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो, जिनमें आप मेज़र कर सकते हो कि भाई 10 लाख की जगह 9 लाख की सेल हुई तो यानी हमने अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, प्रॉफिट 20% से कम हुआ तो हमने अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप मेज़र कर सकते हो, जिन्हें आप कंपेयर कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके आप कोई भी क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर आपसे एक बार प्रोडक्ट ले वो फुल्ली सेटिस्फाई हो आपके प्रोडक्ट के साथ, कि वो बार बार आप ही के प्रोडक्ट को परचेज करे, राइट। लेकिन आप इसके लिए आप कौन सा स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, आप क्या कहेंगे अपनी कंपनी को कि इस साल हमने ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया और हमें ये टारगेट्स अचीव करने। इस चीज़ को मेज़र करना क्वांटिटी की फॉर्म में इम्पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग फेल हो जाती है कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो कि अच्छा प्रोडक्ट दो, आफ्टर सेल सर्विस यानी प्रोडक्ट परचेज करने के बाद भी उन्हें कुछ अदर फैसिलिटीज़ दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप दे सो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये मेज़र करना पड़ेगा क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हुआ या नहीं, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के साथ जुड़े या नहीं। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए आप कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। सो फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकंड पे आ जाते हैं, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ इतनी सेल मुझे करनी है, आपने अपने जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ पे आपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कॉम्पिटिशन। आपने डिसाइड कर तो लिया कि 10 लाख की सेल चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जो आपका प्रोडक्ट था उसकी टेक्नोलॉजी अब मार्केट में चेंज हो गई है, यानी ये वाली जो टेक्नोलॉजी थी ये आउटडेटेड हो गई है, अब लोग इसे यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। अब दूसरा ब्रांड मार्केट में आ गया है जो टेक्नोलॉजी इससे अपर लेवल की है, तो अब ये टारगेट्स आपके अचीव होंगे 10 लाख के। आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रही तो वो 10 लाख का टारगेट भी अचीव नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर भी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कंट्रोलिंग कहाँ है, विद इन द बाउंड्री ही वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। देखो कोई भी पर्सन को ज़्यादा कंट्रोलिंग पसंद ही नहीं आती। एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं अगर उनके ऊपर दिन रात कोई पर्सन उन्हें कंट्रोल करता है तो वो उन्हें नहीं अच्छा लगता, राइट। सो मोस्टली एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट कंट्रोलिंग बाय मैनेजर, यानी मोस्टली एम्प्लॉयज़ को नहीं अच्छा लगता कि मैनेजर्स उन्हें लगातार कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉस्टली अफेयर, यानी कंट्रोलिंग क्या है, ये एक कॉस्टली अफेयर है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी आपका लग जाता है, टाइम भी लगता है आपका, प्लस एफर्ट्स भी लगते हैं, राइट। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। आई होप आपको इसके इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस अच्छे से क्लियर हो गए हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।